चलिए शुरू करते हैं। आवाज चेक करिएगा, आवाज है क्या? क्लास में एक बार चेक करके हेलो हाय मैसेज करिएगा कि हाँ आवाज है या नहीं है।
आवाज आ रही है आप लोग को? प्लीज चेक। अरे एक बार मैसेज तो करिए। मोबाइल भूल गया। हेलो हेलो। चलिए, ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब नोट्स कंप्लीट है। इकोनॉमिक्स भी हो गया है आर्थिक समीक्षा के साथ, बजट के साथ, ज्योग्राफी भी हो गया है, हिस्ट्री भी हो गया है, पॉलिटी हो ही गई है आपकी। आईसीटी का क्वेश्चन अब कराना है, सब 5-6 दिन के अंदर सब हो जाएगा। ठीक, 27-28 तारीख तक मुक्त करके 29 तारीख तक एक बार पूरी क्लास रिवाइज करा देंगे, पूरा पेपर फर्स्ट एक साथ एक दिन में 4 घंटे में। ठीक, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हाँ तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब पूरे 3 घंटे 4 घंटे मेरी ही क्लास होगी। ठीक है, तो 7 से 10, 10:30, 11 तक अपना पढ़ते लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब टारगेटेड ही है। इस बैच में जितना है वो सब फालतू है ही नहीं है, सब टारगेटेड है। ठीक, अभी हम लोग एक्ट पढ़ेंगे। देखिए कल एक एक्ट पढ़ा रहा था, उससे कल एक परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया कल आपने नहीं देखा? अरे थोड़ा इधर उधर भी देख लिया करें, क्यूज वगैरह लगा लिया करें, क्यों जरूर लगाते चलिएगा इन 10-12 दिनों में। हाँ, तो आइए हम लोग एक एक्ट जो पढ़ रहे थे पेशा, तो पेशा से कल हम लोगों ने सिर्फ इसका परिचय शायद किया था, अभी हम लोग इसके विस्तार पे नहीं गए थे। आज हम लोग पेशा का विस्तार पढ़ते हैं, पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जो कल पेपर हुआ है वो आप लोग को कठिन लगा या सरल लगा। हाँ, लेकिन आप लोग का थोड़ा उससे कठिन होगा, जो कल पेपर आया था उससे थोड़ा कठिन होगा। नहीं होगा, इतना भी कठिन नहीं होगा, पर यह है कि कुछ तो कठिन होगा, थोड़ा सा बताइएगा आप लोग। चलिए, पेशा को कल हम लोगों ने कितना समझा था मुझे तो नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हाँ, देखिए पेशा एक्ट 1996 भारत सरकार द्वारा लाया गया भारतीय संविधान के भाग 9 के विस्तार के लिए। इतनी बात कल हुई थी। भाग 9 का मतलब होता है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, तो मुख्य रूप से वहां नगरीय और ग्राम पंचायत दोनों जो भी होगा, लेकिन बात मुख्य रूप से पेशा में ग्राम सभा की गई है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने की थी कि जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति पहाड़ी राज्य जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए पंचायत कैसे बने या उन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायत व्यवस्था का विस्तार कैसे हो, इसके लिए पेशा एक्ट लाया गया था। ठीक है सर, कल कौन से नंबर का एफएलटी हुआ? कल 6 नंबर का एफएलटी हुआ ना, 6 नंबर का। ठीक, तो पेशा में इतनी बात हो गई थी। इसमें कुल 5 धाराएं हैं, बाकी बहुत सारी बात हुई थी कि 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, राष्ट्रपति की अनुमति हुई। ठीक है, आज जनजाति क्षेत्रों के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों ने नोट किया होगा कुछ न कुछ बातें। अब
आते हैं, इसमें धाराएं कितनी हैं? बहुत ज्यादा धाराएं नहीं है, कुल 5 धाराएं हैं, टोटल 5 धाराएं ही हैं। ठीक है, तो 5 धाराएं हैं इसमें, 5 सेक्शन है इसमें। पहली धारा, जैसा कि नाम होता है, तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम लिखा है। ठीक है, धारा 1 में संक्षिप्त नाम लिखा है। धारा 2 में परिभाषा दी हुई है, लेकिन परिभाषा इसमें केवल एक ही है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिभाषा किसकी लिखी है वो समझना जरूरी है। परिभाषा लिखी है धारा 2 में अनुसूचित क्षेत्र की। किसकी? बस सिंपल सी परिभाषा है, समझ लीजिए, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा। अर्थात यहां किस चीज को परिभाषित किया गया है? अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा वही है, वो सारे क्षेत्र हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 खंड 1 में भी निर्दिष्ट हैं। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र का आशय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, विनिर्दिष्ट का मतलब होता है जिनकी सूची दी गई है, निर्देश दिया गया है, ऐसे ही क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा? ऐसे ही क्षेत्रों को कहा जाएगा अनुसूचित क्षेत्र। बन जाएगा? ठीक है, अब आप, हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ही अनुसूचित क्षेत्र हैं। अरे, धारा 1 में संक्षिप्त नाम, हाँ, ये ब्रीफ में नाम इस अधिनियम का जो होता है वही लिखा है। ठीक है, आप देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अनुसूचित क्षेत्र का अर्थ वही होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में विनिर्दिष्ट किया गया है। तो हम लोग का ये काम बनता है कि हम लोग देख लें कि अनुच्छेद 244(1) में क्या विनिर्दिष्ट है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पेशा अधिनियम में अनुच्छेद 244(1) के अनुसार किसकी परिभाषा दी गई है? किसकी? अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। अब अनुच्छेद 244(1) में लिखा है, अनुच्छेद 244(1) में लिखा है, पांचवी अनुसूची के पांचवी अनुसूची, अब इसका वर्णन कहां लिखा है? पांचवी अनुसूची में, है ना? तो पांचवी अनुसूची के उपबंध में 4 राज्य छोड़कर, असम, ये पहाड़ी राज्यों में आते हैं, हाँ हाँ हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों को छोड़कर, बात समझिएगा, इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी के जो राज्य हैं उनमें यदि कोई अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है, क्षेत्र है, तो 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति प्रशासन वाले क्षेत्र शामिल होंगे।
जनजाति प्रशासन वाले क्षेत्र शामिल होंगे, इतना पर्याप्त है समझना। बात क्लियर? देखिए शुरू से एक बार फिर से शुरू करता हूं। क्या लिखा था? धारा 2 में परिभाषा लिखी थी अनुसूचित क्षेत्र की, जिसका मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र वो समझे जाएंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र हैं। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में कौन कौन से क्षेत्र विनिर्दिष्ट हैं ये बताया गया है। तो 5वीं अनुसूची के वो सारे क्षेत्र जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर शामिल होते हैं। इन 4 राज्यों को 244(1) के संदर्भ में नहीं माना जाएगा। इन 4 राज्यों के लिए 244(2) बनाया गया है। ठीक है, तो हाँ, जैसे 244(1) है ना, तो इन 4 राज्यों के लिए 244(2) बनाया गया है। ठीक है, तो एक में इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सारे शामिल है। क्यों? क्योंकि ये चारों राज्य छठी अनुसूची में हैं। ठीक है, तो जब छठी अनुसूची, तो पहले में किसको ले लिया गया? 5वीं अनुसूची में। दूसरे में किसको ले लिया गया? दूसरे में किसको ले लिया गया? छठी अनुसूची वाले 4 राज्य। कौन कौन से 4 राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और हाँ, असम, मेघालय, मिजोरम है ना। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ऐसे कोड बना लीजिए, ATM-M। ठीक, तो इसमें ATM-M ये 4 राज्य आते हैं, ये छठी अनुसूची में आते हैं। क्लियर है? ओके, ये हो गया धारा 2। अब आते हैं धारा 3 को पढ़ लेते हैं। पेशा एक्ट से एक प्रश्न तय है आना, चाहे जो भी प्रश्न। 10 राज्य हैं, टोटल 10 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2024 में अलग से पेशा एक्ट लागू किया है राज्य का। अभी उसको भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 5वीं अनुसूची के क्षेत्र। अब बात क्लियर हो गई। तो जब कहा जाएगा अनुसूचित क्षेत्र तो क्या समझेंगे? 5वीं अनुसूची में 4 राज्यों को छोड़ करके जो अन्य राज्य हैं वो सब शामिल होंगे। आइए धारा 3 पढ़ते हैं। धारा 2 क्लियर। धारा 3 पेशा एक्ट, धारा 3 संविधान के भाग 9 का विस्तार लिखा है धारा 3 में। संविधान के भाग 9 का विस्तार कहां लिखा है? ये धारा 3 में, पेशा एक्ट के धारा 3 में लिखा है। कहां विस्तार किया जाता है? अनुसूचित क्षेत्रों में। बस पूरी भाषा पढ़ता हूं। कौन कौन तनाव में है कमेंट करके बताइए प्लीज। रिपीट। क्या रिपीट कर दें क्षमा जी? तनाव में जो हो बताइएगा। हमारी एक नर्सरी भी है, आप लोग को ICCU में भर्ती कर लेंगे। ठीक है, तो यदि तनाव में है, अतिरिक्त दबाव है, प्रेशर हो रहा है, तो मुझे बताइएगा, ICCU बनवा के रखे हैं। ये रिपीट कर दें? चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। धारा, देखिए पेशा अधिनियम में कुल 5 धाराएं हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम लिखा है। धारा 2 में परिभाषा लिखी है। परिभाषा क्या? परिभाषा किसकी परिभाषा लिखी है? अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा लिखी है। अनुसूचित क्षेत्र का क्या मतलब होगा? अनुसूचित क्षेत्र का मतलब होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र। तो 244(1) में क्या विनिर्दिष्ट है? 244(1) में विनिर्दिष्ट है क्या? कहां गया? 244(1) में विनिर्दिष्ट है 5वीं अनुसूची के सारे क्षेत्र 10 राज्यों के, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं शामिल हैं। इनके अलावा जितने क्षेत्र हैं वो सब अनुसूचित क्षेत्र समझे जाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं धारा 3 में। धारा 3 कहता है पेशा का विस्तार कहां होगा? पेशा के तहत संविधान के भाग 9 का, संविधान के भाग 9 का विस्तार
ये लिखा हुआ है भाग 9 का विस्तार। भाग 9 क्या है संविधान का भाई? संविधान का भाग 9 है, संविधान का भाग 9 है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, इसमें भाग जो संविधान का भाग 9 है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार। हाँ हाँ, पूरा इसी का भाग है। 243 से संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। 243 से ओ तक ABCD से, हाँ ठीक है। टोटल 16 अनुच्छेद हैं इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, अनुच्छेद हैं जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, ये भाग 9 से ही रिलेटेड है, भाग 9A नहीं है, भाग 9A से रिलेटेड नहीं है, भाग 9 से ही रिलेटेड है, समझिएगा। समझ गए ना? हमारे यहाँ पंचायतें दो प्रकार की हैं, एक है ग्रामीण पंचायत, एक है नगरीय पंचायत। ग्रामीण पंचायत का ही ये अनुच्छेद है, ठीक, जो संविधान के भाग 9 में है। ठीक, आप बता रहा हूं, ये बात क्लियर ना? इसके अलावा नगरीय पंचायत 9A में है, ठीक। अनुच्छेद 243 से लेके G तक, अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243G तक, नहीं ZA तक, सॉरी ZA तक क्या है? नगरी का है, लेकिन पेशा में केवल भाग 9 की बात की गई है, 9A की बात नहीं की गई है, ये बताना मकसद है। तो यहां पर ये पेशा में नहीं, पेशा में केवल किसकी बात की जा रही है? ग्रामीण पंचायत की बात की जा रही है। फिर से समझाऊं? हाँ क्या? हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि संविधान के भाग 9 में 3 हैं, समझिएगा। पहले शुरू लिखिए नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए। भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, 3 है, ठीक। तो भाग 9 का संबंध है पंचायत में ग्रामीण पंचायत से। ये किससे संबंधित है? भाग 9, भाग 9 किससे संबंधित है? ग्रामीण पंचायत से। तो पेशा वाला जो अधिनियम है वो किससे रिलेट होगा? भाग 9 से बस रिलेट होगा, 9A और 9B से रिलेटेड नहीं होगा। 9A नगरीय पंचायत है, तो नगरीय पंचायत की जरूरत अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं है। हाँ, भाग 9A, भाग 9A ए है ना, और भाग 9B सहकारी समितियां हैं, इससे भी संबंध इसका नहीं है, ठीक है। कभी स्टेटमेंट में दे कि भाग 9B से रिलेटेड है, भाग 9C से रिलेटेड है, तो भाग 9B और C से, सॉरी A और B से रिलेटेड नहीं है, ये केवल भाग। सर मैनी क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम FLT इन वेटनरी, यस क्षमा, आए हैं लगभग 30 प्रश्न के आसपास FLT से आए हुए हैं, और AP में भी आएंगे, निश्चिंत रहिए। अभी तो AP का एक रामबाण आपको देने वाला हूं, 1250 क्वेश्चन की फाइल, वो भी वीडियो के साथ लाइव, और इतना करा दिए तो बहुत हो जाएगा, 40 प्लस क्वेश्चन आप करके आओगे, बड़े आराम से करके आओगे। सारी FLT आपको हाईलाइटेड मिल जाएगी, ठीक है, हाईलाइटेड, हाँ कंबाइंड PDF पूरा 10 का FLT एक साथ, ठीक है, मिल जाएगा। चलिए आगे चले, ये बात क्लियर। कल की FLT में एक प्रश्न हम लोग दिए थे, 2 प्रश्न कल के FLT से आए। एक तो आदिवासियों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जो संस्थान होता है MP सेट वो आया था, और एक कोई और प्रश्न था पेशा से शायद था, है ना, हाँ 243।
तो खैर चल, ये बात क्लियर हो गई। अब आपको धारा 3 समझ में आ गया। धारा 3 क्या कह रहा है? 46 में है। हाँ, देखिए धारा 3 क्या कह रही है? धारा 3 कह रही है पेशा के तहत संविधान के भाग 9 का विस्तार किया जाएगा। पेशा के तहत संविधान के भाग 9 का विस्तार किया जाएगा। कहां? अनुसूचित क्षेत्रों में। कहा किया जाएगा? अनुसूचित क्षेत्रों में। फिर से समझिए क्या कह रहा हूं। भाग सॉरी अनुच्छेद सॉरी यार, अनुच्छेद नहीं, धारा 3 क्या? धारा 3 कह रही है पेशा के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में किसका? संविधान के भाग 9 का विस्तार किया जाता है। संविधान के भाग 9 का विस्तार किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत बनानी है तो किसके अधीन बनाएंगे हम लोग? पेशा अधिनियम के तहत ही बनाएंगे। ठीक है, ये धारा 3 में लिखा है। ठीक है, धारा 3 क्लियर। धारा 2 क्लियर। अब सबसे बड़ी धारा इसमें 4 है और वो आपको अच्छे से समझना भी है। और धारा 4, हाँ हाँ, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के सेलेक्टेड गांव। जैसे मध्य प्रदेश में 15 जिले हैं, ठीक है ना, सारे जिले नहीं है जनजाति वाले, इसमें 15 जिले ही हैं। 15 जिले की 89 विकास खंड शामिल हैं इसमें, 89 विकास खंड। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया आपने, है ना। 15 जिलों के 89 विकास खंड ही शामिल हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, ये 89 विकास खंडों को आदिवासी विकास खंड कहते हैं। 15 जिलों के 89 विकास खंडों को आदिवासी विकास खंड कहते हैं। आदिवासी कह लीजिए, जनजाति कह लीजिए, यही मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र हैं? 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र हैं। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में धारा 3 के तहत क्या होगा? भाग 9 का विस्तार किया जाएगा। क्लियर ना। अब आते हैं धारा 4 पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए धारा 4। धारा 4 से ही कल जो प्रश्न आया था इसको क्लियर करते हैं। पेशा अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है? हाँ ठीक, पेशा अधिनियम की धारा 4 देखिए, पहले एक सामान्य भाषा में समझ लीजिए। पेशा अधिनियम की धारा 4 में राज्य सरकारों को, राज्य सरकार नहीं, राज्य की विधानसभा या विधान मंडलों को पंचायत राज व्यवस्था गठित करने का अधिकार दिया गया है। जैसे देखिए, पंचायतों का गठन कौन करता है? पंचायतों का गठन कौन करता है? राज्य की विधानसभा। कौन करता है? राज्य की विधानसभा। अब चूंकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल कर देते हैं विधानमंडल। क्या कर देते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान मंडल कह देते हैं। तो ये बात क्लियर। पंचायतों का गठन राज्य की विधान मंडल करेंगे। ठीक है, अब ये कहा गया है, ये किसके तहत करेंगे? ये करेंगे संविधान के भाग 9 के तहत। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सामान्य क्षेत्र जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ठीक, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए पंचायतों के संबंध में कोई रूल स्थापित करना है तो क्या करेंगे? वो सामान्यता उनके यहाँ विधानमंडल है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। विधानसभा में जो भी रूल बनाना होगा संविधान, समझिए, देखिए, जब समझिएगा, कोई विधान मंडल में एक सदन होता है, जैसे एमपी, उसको कहते हैं विधानसभा मात्र। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा एक सदनी है, 230 सीटें हैं। ठीक, कहीं कहीं जैसे उत्तर प्रदेश है,
है ना, तो उसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, तो ये राज्यसभा के जैसे होता है। ठीक है, तो विधान परिषद और विधानसभा इन दोनों को एक साथ मिला दें तो कहते हैं विधानमंडल। ठीक है, क्लियर। जैसे राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिला दे तो संसद कहते हैं। ठीक, ऐसा है। अब देखिए, तो पंचायतों के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य विधानमंडल को। तो जैसे सामान्य राज्य हो, अनुसूचित राज्य ना हो, तो क्या करेंगे? संविधान के भाग 9 के तहत राज्यों में पंचायतों का गठन कर लेंगे। क्लियर। लेकिन अनुसूचित वाले राज्यों में, अनुसूचित वाले राज्यों में भाग 9 के तहत जब भी पंचायतों का गठन किया जाएगा तो पेशा एक्ट की धारा 4 को ध्यान में रखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अर्थात कोई भी ऐसा नियम पंचायतों के लिए राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं बनाएगी जो धारा 4 में वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करते हों। क्लियर हो गया? अर्थात दो प्रकार की स्थिति हो गई। यदि सामान्य राज्य हो गया जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, सीधे भाग 9 के तहत राज्य सरकार या सॉरी राज्य विधानमंडल क्या करेगी? पंचायतों का गठन, पंचायतों के रूल बना देगी। लेकिन यही यदि मध्य प्रदेश के 89 विकास खंडों के लिए नियम बनाना हो तो सीधे 89 विकास खंडों के लिए 9 के तहत जो भी रूल बनाएंगे उसमें पेशा एक्ट की धारा 4 के उपबंधों का पालन करते हुए ही नियम बनाएंगे। बात क्लियर? कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया जाएगा जो पेशा अधिनियम के धारा 4 के तहत वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करता हो। आप पढ़ लेते हैं धारा 4 में क्या क्या बातें हैं, तो हमारे ये समझ में आ जाए कि किसी भी राज्य में जब अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार किया जाएगा तो धारा 4 में वर्णित इन इन नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ठीक, ये बात समझाना चाह रहा था। क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं इधर ऑनलाइन में? आइए, तो धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 में सेक्शन 4 में कुल 14 सब सेक्शन हैं। कितने? धारा 4 में कुल 14 उपधाराएं हैं। ठीक है, कुल 14 उपधाराएं हैं। तो धारा 4A, जल्दी जल्दी, धारा 4A, अरे जल्दी से कर दूंगा, मत परेशान होइए। ठीक है, हाँ, अरे बिल्कुल परेशान हो, अरे इतना डिटेल आया हुआ है, अभी कल ही तो पूछा है, एक प्रश्न कल ही आया है, डिटेल में ही आया है। हाँ, अभी प्रश्न सुनाता हूं आपको, पढ़ा देते हैं, अच्छे से पढ़ा दे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आप लोग इत्मीनान से रुकिए, सब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रश्न रात को 11-12 बजे प्रश्न डालता हूं, उसमें आप लोग कर लिया करें। जो कल प्रश्न आया था, सुनिए क्या लिखा था। पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के 2/3 से कम नहीं होगा। इतने में पढ़ने में नहीं आया ना, अब आएगा। स्थानों की कुल संख्या से आधे से कम नहीं होगा, ये पढ़ने में नहीं आया है। स्थानों की कुल संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, ये भी पढ़ने में नहीं आया। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगा, ये भी नहीं आया। ठीक है, धारा नहीं पूछा है लेकिन कॉन्सेप्ट पूछा गया, तो कॉन्सेप्ट इसी के तहत आएगा। ठीक है, यहां धारा 4A से लेकर के कुछ धाराएं जरूरी है, समझिएगा। 4A, पहली बात सब समझा चुका हूं, अब जल्दी जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए 4A में लिखा है, पहले मेरे भाषा में समझ लीजिए फिर आप लिख लीजिएगा, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लीजिए। 4A में लिखा है, पंचायतों के बारे में राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो जनजातियों के रूढ़िगत परंपराओं के विरुद्ध हो। ठीक, बात हमने शुरू में की थी परसों कि जनजातियों की अपनी विशेष परंपराएं होती हैं, रीत रिवाज होते हैं, रूढ़ियां होती हैं, उनके परंपरागत कुछ पद्धतियां होती हैं, उनके विरुद्ध कोई भी नियम पंचायतों के तहत राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। ये कहां लिखा है? 4A में लिखा है। ठीक,
तो मैं इसको कूट में बना देता हूं। राज्य कोई नियम नहीं बनाएगा, ऐसा कोई नियम, राज्य यहां पे ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जो, यहां पे मैं एसटी लिख दे रहा हूं, एसटी रूढ़ी, परंपरा, कल्चर के क्या हो, विरुद्ध हो। बात क्लियर? एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से हम जनजातीय समाज को, जनजातीय समाज की परंपराओं का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक, जब अभी समान नागरिक संहिता की बात चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने यह विवाद किया था कि यदि समान नागरिक संहिता बनाते हैं भारत में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या हम जनजातियों की जो विधियां हैं, जनजातियों की जो विशेष परंपराएं हैं, उनको भी इक्वल कर देंगे या नहीं। तो उस समय एक समस्या ये भी थी कि नहीं, हमने पेशा में उनके रूढ़ी परंपराओं को सुरक्षित कर रखा है, तो उसका विरुद्ध हम नहीं जा सकते। नहीं, ठीक है, वो उसके लिए अलग चीज है, उसको लिए धीरे धीरे अलग प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाएंगे जो जनजातियों की रूढ़ी परंपराओं, कल्चर के विरुद्ध हो। ठीक है, 4A क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। धारा 4V, इतना है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ग्राम निर्माण कैसे होगा ये बताया गया है, मतलब कोई गांव कैसे बनेगा। गांव एक प्रशासनिक इकाई है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई भारत की जो है वो गांव है। तो ग्राम कैसे बनेगा ये बताया गया है, कहां, धारा 4B में। ठीक है, तो गांव बनेगा आवास से, पूर्वा से, ये शब्द लिखा गया है, पूर्वा, पूर्वों, पूर्वा का मतलब होता है छोटे कस्बे। ठीक है, पूर्वा, पूर्वों के समूह से, के समूह से, बस इतना याद रखिए, धारा 2 में बन जाएगा। धारा 4 के 2 या 4 के B में। धारा 4C, ठीक है, ये पढ़ने के बाद जाइएगा टेलीग्राम पे, 20 क्वेश्चन हमने पेशेंट से बनाए हैं, उसको तुरंत करिएगा। ठीक है। धारा 4C कहता है ग्राम सभा का निर्माण कैसे होगा। तो कहा गया है ग्राम सभा का निर्माण, ग्राम सभा का निर्माण के बारे में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्रामों से मिलकर बनेगी, अर्थात प्रत्येक ग्राम एक ग्राम सभा होगी। लेकिन एक बात इसमें और कही गई है कि ग्राम सभा में रहने वाले, ग्राम सभा में शामिल होने वाले व्यक्तियों की एक निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। ठीक, तो प्रत्येक ग्राम एक ग्राम सभा होगा। हाँ, यहाँ नहीं होता, प्रत्येक ग्राम एक ग्राम सभा है, जो एक निर्वाचक नामावली, वोटर लिस्ट कह लीजिए, के में शामिल व्यक्तियों से बनेगा, शामिल व्यक्तियों से बनेगा, या ग्राम सभा लिखा है तो बनेगी। 2 टर्म याद रखिए केवल धारा 4 के C में। क्या याद रखना है? पहली बात तो ग्राम सभा का निर्माण करेंगे, ठीक, 4C में ग्राम सभा का निर्माण करेंगे, और हर एक गांव एक ग्राम सभा होगा, दूसरी बात, और उसमें निर्वाचक नामावली में जो शामिल होंगे वही ग्राम सभा के सदस्य होंगे। हो गया, आगे बढ़े। नहीं, पॉपुलेशन के बिना गांव कैसे बनेगा भाई, लिखा तो है निर्वाचक नामावली में शामिल व्यक्तियों के समूह से बने।
यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ प्रत्येक ग्राम एक ग्राम सभा है, ठीक है। हाँ, आगे चले। ये 3 धाराएं क्लियर हो गई। पहली धारा 4A, राज्य कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो जनजाति परंपरा के विरुद्ध हो, सिंपल सी बात। बी, ग्राम निर्माण होगा आवास पूर्वों के समूह से, ठीक। धारा 4C, ग्राम सभा का निर्माण होगा, प्रत्येक ग्राम एक ग्राम सभा होगी जिसमें वो व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल होगा, ठीक। आते हैं 4D, धारा 4D हिंदी में हिंदी से लिखा रहेगा, इसको आप लोग इंग्लिश वाले वर्जन से डी करके देखिएगा या फिर काखा गाघा करके देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। ठीक, प्रत्येक ग्राम सभा, इसमें ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में कुछ बात की गई है। प्रत्येक ग्राम सभा ग्राम के मुद्दों को निपटाने में सक्षम होगी। प्रत्येक ग्राम सभा गांव के मुद्दों को निपटाने में सक्षम होगी। क्या क्या सक्षम होगी बता दे रहा हूं। ग्राम सभा को यह पावर दिया गया है कि यदि उसकी कोई रूढ़ियों से संबंधित कोई मुद्दा आता है, यदि उनकी कोई सांस्कृतिक पहचान से संबंधित मुद्दा आता है, सांस्कृतिक पहचान से संबंधित कोई मुद्दा आता है, यदि उनके कोई संस्कृति से संबंधित कोई मुद्दा आता है, यदि उनके कोई समुदाय संसाधन से संबंधित मुद्दा आता है, समुदाय संसाधनों से संबंधित मुद्दा आता है, तो इस प्रकरण को ग्राम सभा स्तर पर ही निपटाने की सक्षमता ग्राम सभा को प्राप्त होगी, ठीक। हाँ, बस इतना सा याद रखिए। घ में धारा 4E अंगा, अच्छे समझिएगा, यहां थोड़ा सा एक अच्छी चीज है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम सभा, इसमें कहा गया है प्रत्येक ग्राम सभा दो बातें हैं। एक, मैं संक्षिप्त करके लिख दे रहा हूं, विकासोन्मुखी योजनाओं का अनुमोदन करेगी, दूसरा, विकासोन्मुखी अनुमोदन मतलब ये होता है कि आर्थिक विकास के लिए कोई योजना चलाई जा रही है, कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, तो क्या करेगी ग्राम सभा द्वारा, पंचायत या ग्राम सभा द्वारा ऐसी योजनाओं को वेरीफाई किया जाएगा या अनुमोदन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, 4E के तहत ही यह लिखा गया है कि गरीबी उन्मूलन या आर्थिक लाभ के हितधारकों की पहचान करना, ये तो काम नॉर्मल पंचायत का भी है कि यदि कोई योजना है, उस योजना के लाभार्थी आप हो सकते हैं नहीं हो सकते, इसकी प्रारंभिक पहचान कौन करता है? ग्राम पंचायत ही करती है। तो ये दो बात लिखी है धारा 5E में, हो जाएगा। धारा 4E, सॉरी, धारा 4E के बाद F आएगा ना, चलिए आगे पेज में लिखते हैं, हो जाएगा इतना। बस छोटी छोटी बातें हैं, धारा याद करने पे मत जाइएगा, धारा अपने आप याद हो जाएगी। बस धारा 4E F ये वाला लिख देता हूं। धारा 4F, धारा 4F कहती है
हाँ, कौन सी किताब में पढ़े हैं इसको? कौन सी किताब? मूल एक्ट पढ़िए। इसके लिए किताबों में व्याख्याएं हमेशा अलग अलग तरीके की होंगी, हमेशा मूल एक्ट, है ना। मूल एक्ट को पढ़िए। और बड़ी धारा नहीं है। देखिए, धारा 4E में वर्णित उपबंधों के लिए, मतलब जो योजनाएं आएंगी उनका वेरिफिकेशन करना और हितधारकों की पहचान करना, उसके उपबंधों के लिए इसमें क्या किया जाएगा? पंचायत निधि का अनुप्रमाणन करने का अधिकार ग्राम स्तर पर है। उपबंधों के लिए पंचायत निधि का मतलब जो पैसा आता है, अनुप्रमाणन ग्राम स्तर पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन कहां किया जाएगा? ग्राम स्तर पर होगा, ये लिखा है। अर्थात जब भी कभी इसका ऑडिट होगा, निधियों का समीक्षा होगी, तो ग्राम लेवल पर होगा, गांव लेवल पर, पंचायत लेवल नहीं कहा गया, ग्राम स्तर पर होगा। ठीक है, ये बात कही गई है धारा 4F में। धारा 4F के बाद जी आता है। चार जी ये कहता है, अनुप्रमाणन, अनुप्रमाणन वेरिफिकेशन, ये ऐसे लिखा है, अनुप्रमाणन। ठीक, अनुप्रमाणन। ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा क्लू है, थोड़ा सा क्लू है, इसको समझिएगा। धारा 4G में अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में स्थानों के आरक्षण से संबंधित बात लिखी है। ठीक, बात क्लियर कि नहीं क्लियर? यदि हम लोग भाग 9 में बात करें, किसमें? भाग 9 में, तो धारा 243D में आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, इधर समझिएगा, 1 मिनट बाद लिख लीजिएगा। यदि हम लोग सामान्य पंचायतों की बात करें, सामान्य मतलब जो जहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, उन पंचायतों की बात करें, तो वहां संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित आरक्षण की बात की गई है। क्लियर? यहाँ पे पंचायतों से संबंधित आरक्षण किसको? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को, 4 लोगों को आरक्षण मिलता है पंचायतों में चुनाव में। ठीक है, तो पंचायतों की आरक्षण की बात कहां की गई है? 9 भाग 9 के अनुच्छेद 243D में। ये बात क्लियर? ये यहां लागू होगा, कोई बात नहीं, ये यहां भी लागू होगा, लेकिन 2 शर्तों पर लागू होगा, 2 नहीं, हाँ 2 शर्तों पर लागू तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में? क्या कह रहा है? भाग 4G कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों में स्थानों का आरक्षण यथासंभव संविधान के भाग 9 के 243D के अनुसार हो सकता है, किंतु, ठीक है, वो हो सकता है, किंतु किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, यही प्रश्न आया था शायद कल, देखता हूं, किंतु किसी भी स्थिति में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अर्थात एसटी के लिए जो आरक्षण होगा अनुसूचित क्षेत्रों में, वो कुल सीटों के आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये, आधे से कम का मतलब क्या होता है? आधे से कम नहीं तो लेस देन, नो लेस देन 50%, अर्थात 50% से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात कम से कम कितना प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजातियों को होना चाहिए? 50% तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो अलग बात है। 50% से कम ना होने का मतलब यही ना हुआ कि मिनिमम 50% हो,
और उससे ज्यादा हो सकता है। यही वाली लाइन कल के उसमें स्टेटमेंट में दी थी, मैं समझा दे रहा हूं। क्या कहा गया है? धारा 4 जी, मैं समझा दे रहा हूं, समझाए। धारा 4 जी में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के आरक्षण की बात की गई है। ठीक, इतनी बात क्लियर। पंचायतों के आरक्षण की बात भाग 9 243D में की जाती है सामान्यतः, संविधान के। हाँ, ये संविधान के, ठीक है। लेकिन ये लागू होगा, पर इसमें भी लागू होगा लेकिन शर्तों के साथ। पहली शर्त क्या है? एसटी आबादी के लिए आरक्षण कुल सीटों का आधे से कम नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, समझिएगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक एसटी क्षेत्र है, एसटी क्षेत्र है आपका छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा का पातालकोट एक क्षेत्र है, विकासखंड, ठीक है ना, छिंदवाड़ा। यहां मान लेते हैं टोटल 40 सीटें हैं पंचायतों की, कुल पंचायतों की 40 सीटें हैं। तो इनमें से कम क्या कहा गया है? 50% सीटें एसटी के लिए रिजर्व होनी आवश्यक है, ये बात कही जा रही है। 50% रिजर्वेशन इन द फॉर द एसटी कम्युनिटी इन द शेड्यूल्ड एरियाज, मतलब जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एसटी के लिए 50% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। यही बात कही जा रही है किसमें? धारा 4 जी में। आ गई बात समझ में? मैं एक बार प्रश्न की लाइन पढ़ता हूं, फिर से समझ। अरे ये पंचायत की बात हो रही है, पेशा में जो कुछ पढ़ा जा रहा है सब पंचायत के बारे में है। अरे सिर्फ ग्राम पंचायत की बात की जा रही है अभी। आ? अरे वोटिंग हर जगह होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी अनुसूचित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितनी सीटें हैं, ठीक है। आ? अरे कुछ भी हो सकती है ना, जैसे समझिए थोड़ी देर के लिए, जैसे पूरा का पूरा राज्य मेघालय, मेघालय पूरा का पूरा एक अनुसूचित राज्य हो गया, अनुसूचित 6 के तहत, ठीक है। पूरा राज्य की बात कर लेते हैं। अब उसमें पंचायत की कम से कम नहीं तो 1000 तो सीटें होंगी होंगी, ठीक। अब उस राज्य में यदि पेशा लागू है तो उस राज्य की जितनी भी सीटें हैं उनमें से कम आधे से अधिक, सॉरी, कम से कम 50% सीटें एसटी सीटें होंगी, ठीक है। बाकी हो इतनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए चाहिए ही चाहिए, ये बात है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया? एक बार कमेंट करिएगा। आगे बढ़े, ठीक। ये ये पंचायत चुनाव अर्थात सरपंच पे लागू हो रही है, ठीक है ना। नहीं, पंचों के बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें स्पेसिफाई, पर ये पंचायत के बारे में बात हो रही। हो सकता है यही अनुपात पंचों पर भी चले, पर ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत की बात है, ठीक है। अरे क्यों जा रहे हैं सरपंच में, ठीक है, ग्राम आगे स्तर पर। हाँ, अब देखो 80% हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। 100% हो सकती है क्या? हो सकती है। पर कम से कम 50% होनी चाहिए, ठीक। ये सभी स्तरों पर है, लिखा है आगे, ये सभी स्तरों पर है। पंचायत के जितने भी स्तर होते हैं सबके लिए है, मतलब जिला पंचायत, जनपद पंचायत, क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत के पार्षद, सब स्तर पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए सभी स्तरों पर, लिखा है आगे सभी स्तरों पर, बस एक लाइन में लिख लीजिए सभी स्तरों पर। हो गया, लागू होगा। कौन सी धारा कहती है? धारा 4 जी कहती है, ठीक है। अब जो कल का प्रश्न आया है वो मैं खोलता हूं अभी थोड़ी देर से, ठीक है। हाँ, फिर कर लेंगे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है GH, धारा 4H।
ये थोड़ा डीप से हो गया। 5 धाराएं हैं तो एक धारा से तो प्रश्न पूछ सकते हैं कहीं से भी, और 4 में ही सबसे ज्यादा है तो हाँ, कॉन्सेप्चुअल भी पता होना चाहिए, धारा ना भी पूछे तो ये पता होना चाहिए था। ठीक है, एच कह रहा है, एच कह रहा है, एच को अच्छे समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट है, राज्य सरकार, राज्य सरकार ये पूछा जाता है किसको अधिकार ये प्राप्त है, तो यहां पे पहले लिख दिया किसको, राज्य सरकार। ठीक है, पंचायत के सभी स्तरों पर, पंचायत के किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों, प्रतिनिधियों के नाम निर्देशन की शक्ति रखती है। एक बात समझिए, अब ऐसी स्थिति है, मान लेते हैं कोई जिला पंचायत, कोई जिला पंचायत, कोई पंचायत या कोई जनपद पंचायत, ठीक है, 3 स्तर का होता है पंचायत अपना। इसमें यदि राज्य सरकार को लग, कोई भी हो, चाहे वो सामान्य, ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति वाली क्षेत्र में, कोई भी पंचायत जिला स्तर पर, राज्य जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर और पंचायत के स्तर पर, यदि किसी पंचायत में किसी भी स्तर पर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नाम निर्देशित करके वहां पे जनजाति प्रतिनिधित्व को प्रतिनिधित्व सौंप दे। अब समझिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए चुनाव हुआ, चुनाव में कोई एसटी सीट नहीं आई, नहीं जीत पाए, कोई एसटी आबादी वहां पे चुनाव नहीं जीत पाई, तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि बिना चुनाव के ही नाम निर्देशित करके पंचायत में उनकी भर्ती कर दे। ये अधिकार प्राप्त है किसको, राज्य सरकार। अब यहाँ पे प्रश्न दे सकता है, राज्य सरकार को, राज्यपाल को, सचिव को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, किसको यह शक्ति प्राप्त है, तो किसको यह शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार को। कौन सी शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी पंचायत में, पेशा के तहत आने वाली पंचायतों में यदि किस जनजाति क्षेत्र जनजाति प्रतिनिधियों की संख्या पर्याप्त नहीं है या संख्या नहीं है, तो उनको नाम निर्देशित कर दे। जैसे राज्यपाल 12 व्यक्तियों का नाम निर्देशित करता है, राष्ट्रपति नाम निर्देशित करता है, ऐसे यहां भी नाम निर्देशन की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है, राज्यपाल को नहीं, किसको, राज्य सरकार को दी गई है। कौन सी धारा, धारा 4H। ठीक है, चलिए बस हो गए, इतना ही है। एक मिनट, एक चीज है, एक चीज इसमें है, एक क्लू है इसमें, एक क्लू है, उस क्लू को भी समझ लीजिए। नाम निर्देशन की शक्ति तो है, लेकिन एक शर्त है, नाम निर्देशित जिनका भी किया जाएगा, जिनका भी किया जाएगा, ठीक है, उनकी कुल संख्या निर्वाचित सदस्यों के 10वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, नाम, बस सिंपल भाषा में लिख दे रहा हूं मैं, नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या, किंतु नाम निर्देशित सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की संख्या कुल संख्या के, कुल निर्वाचित संख्या के, निर्वाचित ऐसा लिखते हैं, सदस्य संख्या के 10वें भाग से, अर्थात 1/10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक, यहां पे कम नहीं लिखा है, अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसको समझिए, नाम निर्देशित तो होगा, कर सकती है राज्य सरकार, लेकिन उनकी संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों के संख्या के 10वें भाग,
1/10 का मतलब होता है 10वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अधिक नहीं होनी चाहिए, 10वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। बन जाएगा। एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लेते हैं 10 लोग पंचायत में निर्वाचित होकर आए और राज्य सरकार को लगता है कि नहीं, यहाँ एसटी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से यहाँ कोई प्रतिनिधित्व एसटी को नहीं मिला है, तो एक एसटी प्रतिनिधित्व वहां पे वो कर सकती है। 10 में से 1, 10वां भाग हो गया ना। 100 में से 10। फिर से समझिए, जैसे कोई पंचायत है, सामान्य कोई पंचायत है, वहां 10 लोग निर्वाचित हुए, लेकिन उसमें कोई एसटी नहीं है। ठीक, कोई एसटी नहीं है। अब राज्य सरकार को नाम निर्देशित करना है, मतलब एक व्यक्ति को नाम निर्देशन के लिए इंग्लिश में एक शब्द होता है, एक व्यक्ति को चुनना है सरकार की तरफ से। तो सरकार, ये 10 लोग निर्वाचित आए हैं ना, तो इनका 1/10वां भाग कितना होगा? 1। तो राज्य सरकार यहां एक सदस्य को अपने तरफ से अपॉइंट कर देगी, ठीक है ना, एक सदस्य को। ये मतलब हुआ 10वें भाग। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक मतलब ना यार, जो चुनाव जीता है, यदि चुनाव जीत ही जाएगा तो फिर क्यों चुनेगी राज्य सरकार? यदि चुनाव एसटी सदस्य नहीं जीत पाए हैं तो देखिए, अरे वही मतलब, देखिए फिर से पढ़ रहा हूं। नाम निर्देशित सदस्यों की संख्या कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के 10वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, जैसे एक पंचायत थी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, उस पंचायत में चुनाव हुआ। चुनाव में कुल 10 लोग चुनकर आए, 10 पंचायतों में 10 सरपंच चुनकर आए। उनमें से एक सरपंच के लिए, एक सदस्य के लिए क्या कर सकती है सरकार? अपने तरफ से अपॉइंटमेंट कर सकती है एसटी आबादी की। इसको थोड़ा और अच्छा समझने के लिए जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य में समझ लीजिए। जनपद सदस्य क्या होते हैं? मान लीजिए 20 जनपद सदस्य हुए, ठीक। अब 20 में से एक भी एसटी जनपद सदस्य नहीं हुए, ठीक, तो 2 कम से कम राज्य सरकार अपनी तरफ से 2 जनपद सदस्यों का निर्वाचन यहां पे अपनी तरफ से कर सकेगी। ये मतलब होता है। 10% हो गया, हाँ, एक बार, हाँ ठीक है, ये धारा होगा, इतना समझना पर्याप्त है। जहां देखेंगे बन जाएगा। 4H। आगे चलते हैं। आई देना ही पड़ेगा, हाँ। HGHI, 4I। बस सिंपल सी लाइन में एक बार समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई अनुसूचित क्षेत्र है, सरकार को वहां कोई फैक्ट्री खोलनी है या किसी कंपनी को फैक्ट्री खोलनी है, कोई प्रोजेक्ट चलाना है, कोई सरकारी योजना लॉन्च करनी है जिसमें जमीन की जरूरत है, ठीक है। कोई अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है जहां कोई विकास संबंधित योजना लानी है, किसी को बसाना है, कोई घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, ऐसी जगह ऐसा कुछ काम करना है, कोई मॉल बनाना है, तो वहां कोई भी विकास कार्य करने से पहले, भूमि ग्रहण करने से, अधिग्रहण करने से पहले, किसी की जमीन लेने से पहले, जंगल काटने से पहले ग्राम पंचायत से परामर्श लिया जाएगा, ठीक। यही लिखा है आई में, बस इतना सा सार है इसका। अर्थात विकास कार्यों के लिए, हाँ, विकास कार्यों के लिए इसमें सब कुछ शामिल हो गया है ना। मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण जिसमें जरूरी हो वो, भूमि अधिग्रहण आदि के लिए ग्राम पंचायत से परामर्श लिया जाएगा। परामर्श शब्द है, परामर्श लिया जाएगा। अर्थात पेशा के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों में कोई भी कंपनी वहां पर बिना कि कोई भी प्रोजेक्ट तब तक नहीं लगा सकती जब से वो ग्राम पंचायतों से परामर्श ना ले ले। यहाँ पे क्या सवाल हो सकता है? एक तो धारा पूछी सकती है, दूसरा परामर्श लिया जाता है कि आदेश लिया जाता है कि अनुमति ली जाती है, ये हो सकता है प्रश्न। तीसरा प्रश्न हो सकता है किससे लिया जाता है, राज्य सरकार से, जिला पंचायत से, जनपद पंचायत से, या किससे लिया जाता है? तो जनरली किससे?
ग्राम पंचायत से परामर्श लिया जाता है, ये लिखा है आई में। ठीक है, बस। धारा 4, हाँ बिना परामर्श के नहीं कर सकते है ना। फिर नहीं, ऐसा तो इसमें नहीं लिखा है कि परामर्श बाध्यकारी होगा या बाध्यकारी होगा, वो राज्य सरकार ही देखेगी, पर बिना परामर्श के नहीं लिया जाए। मतलब उसमें ग्राम सभा बैठेगी, कुछ भी हो सकता है, पर ये बात कही गई है। ठीक है ना। ठीक है। इसमें सिर्फ एक बात लिखी है कि पेशा के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का प्रबंधन, लघु जल निकायों का प्रबंधन पंचायत का कार्य होगा। लघु जल निकायों का प्रबंधन ग्राम पंचायत का कार्य है। ठीक। धारा 4 आई जे के, ठीक है ना, जे के बाद के ही आता है ना। ठीक है, देखिए, कोई खनिज सर्वेक्षण यदि होना है ऐसे क्षेत्रों में, मतलब खनन से संबंधित कोई कार्य होना है, खनिज सर्वेक्षण होना है गौण खनिजों का, गौण खनिज सर्वेक्षण यदि यहाँ पे कोई होना है तो पंचायत की सिफारिश आवश्यक है। पंचायतों की सिफारिशें आवश्यक है। जरूरी है, मतलब गौण खनिज, कुछ मुख्य खनिज होते हैं, कुछ गौण खनिज होते हैं, उनमें ज्यादातर यहाँ इनको अधिकार प्राप्त है अनुसूचित जनजातियों को। इसलिए यदि यहाँ कोई ऐसा कुछ बनाया जा रहा है, गौण खनिज सर्वेक्षण हो रहा है, तो उसमें पंचायतों की सिफारिशें आवश्यक है। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं, धारा 4 के हो गया, बस 2 धाराएं और है, समाप्त हो जाएगा ये। फिर 4 के हो गया। धारा 4 के एल, एल, ठीक है। पंचायतों को स्वशासन की कुछ शक्तियां, एक लाइन में मैं ऐसा लिख रहा हूं, उसके अंदर कुछ बातें हैं, कुछ शक्तियां राज्य विधानमंडल प्रदान करेगा। ये तो बात क्लियर ही हो गई है कि राज्य विधानमंडल द्वारा दी जाएगा। इसमें ये लिखा है, कुछ कार्यों की सूची दी गई है, 4 5 7 ठो, 7 कार्यों की सूची दी गई, समझना, एक बार समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। धारा 4 एल में 7 प्रकार के कार्यों की सूची दी गई है जो राज्य विधानमंडल ग्राम पंचायतों को प्रदान कर रहा है। ठीक है, वो स्वशासन की सूची है। उसमें यह कहा गया है कि 4L1 में कहा गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत को मद्य निषेध प्रवर्तन के लिए योजना बनाने की शक्ति होगी, अर्थात तो मदिरा पान का निषेध करना चाहे तो पंचायत कर लेगा। ठीक है, तो एक काम ये लिखा है, मद्य निषेध की शक्ति, बस इतना लिख लीजिए, काम हो जाएगा आपका, मतलब क्लू पकड़ लेंगे। दूसरे में लिखा है गौण वन उपज स्वामित्व, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पेशा अधिनियम के तहत गौण वन उपज का स्वामित्व किसे बनाया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो गौण वन उपज का स्वामित्व एसटी को बनाया गया है, मतलब अनुसूचित जनजातियों को है। तीसरा, राज्य विधानमंडल ये शक्ति प्रदान कर रही है। ठीक है, अरे गौण का मतलब होता है, देखिए जैसे कुछ मेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जैसे लकड़ी, लकड़ी हो गया मेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अरे बता रहा हूँ ना। और गौण हो गया, जैसे गोंद हो गया, लाख हो गया, कत्था हो गया, ये गौण वन उपज हो गए, कुछ ऐसी चीजें, तेंदू पत्ता हो गया, तो ऐसी कुछ चीजें, हाँ फॉरेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन सहायक है, मतलब गौण का मतलब होता है सब्सिडरी, सब्सिडरी, ठीक है ना, सब्सिडरी,
सब्सिडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हाँ लीजिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ठीक पूछ लिया आप, बहुत सारे लोगों को पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। देखिए, भूमि के यहां पे जो शब्द लिखा है वही शब्द लिख रहा हूं, संक्रमण को निवारित करने की शक्ति। इसका बहुत सारा मतलब है संक्रमण का, जैसे कोई जंगल काटना है, या फिर निवारक मतलब निवारण का मतलब हो गया निवारित, या फिर उसको मिट्टी को शुद्ध करना है, या कुछ ऐसा काम करना है जो वन से रिलेटेड है, भूमि से रिलेटेड है, इसकी शक्ति ग्रामीणों को दी गई है, ठीक है। ये तीसरा। चौथा, बाजार प्रबंधन की शक्ति, चाहे वो किसी भी नाम से हो, बाजार कहलाते हो, हाट कहलाते हो, इसकी शक्ति इनको दी गई है। ग्राम पंचायतों को अनुसूची 11 में टोटल 18 कार्य बताए गए हैं। अनुसूची 11 में टोटल 29 कार्य बताए गए हैं। सामान्यतः भाग 9 में अनुसूची 11 में 29 कार्य बताए गए हैं ग्राम पंचायतों को। उनके अलावा ये शक्ति पेशा वाले अधिनियमों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को दी जा रही है, ठीक है। धन उधार देने की, पांचवा, धन उधार नियंत्रण की शक्ति। ऐसे सारे कार्यों की चर्चा कहां की गई है? धारा 4L में, ठीक है ना। हाँ, धन उधार देने या नियंत्रण की शक्ति, सभी सामाजिक सेक्टर में संस्थाओं और कृतकार्यों पर नियंत्रण की शक्ति। पांचवा हो गया, यहीं पे 6 लिख दे रहा हूं। छठा लास्ट है, एक और होगा, 7 होगा, सभी सामाजिक सेक्टर। चलिए आगे लिख देता हूं, लिखिए ये। धारा 4L का छठवां, सभी सामाजिक सेक्टरों में, ऐसे लिखा हुआ है, सामाजिक क्षेत्रों में या सामाजिक सेक्टरों में, सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और उनके कार्यों, संस्थानों के प्रबंधन की शक्ति। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए जनजाति समाज हो गया, उसमें गोहिया नाम की उनकी पंचायत होती है, घोटुल नाम का उनका युवा गृह होता है, तो ऐसे जितनी भी संस्थाएं हैं उनके प्रबंधन की शक्ति इनको दी गई है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगला है 7, स्थानीय योजनाएं, स्थानीय योजनाओं, उप योजनाओं, उप योजनाओं पर नियंत्रण की शक्ति, नियंत्रण की शक्ति। बस ये क्लियर हो गया। चलिए एक बार जल्दी से और क्लियर कराता हूं, लिख लीजिए। कितने कार्य बताए गए यहाँ पे? 7, ठीक है। पेशा अधिनियम की धारा 4L के तहत पेशा के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित पंचायतों को 7 विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है। यही धारा 4L में वर्णित है, ठीक है। पहला, मद्य निषेध की शक्ति, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने हिसाब से कंट्रोल करें, कई बार उनको पीना भी जरूरी है। मदिरापान, 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 हाँ, है ना, कई बार उनको पीना जरूरी है, तो अपने हिसाब से निषेध करते रहे, ठीक है। गौण वन उपज स्वामित्व एसटी के लिए, सब्सिडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट एसटी की शक्ति दी गई कि उनकी शक्ति है। भूमि के संक्रमण को निवारित करने की शक्ति, बाजार प्रबंधन की शक्ति, धन उधार देने, चूंकि जनजातियों में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो धन के लेन देन से चलती रहती हैं, तो उसका नियंत्रण वो अपने स्तर पर कर लें, ये छूट दी गई है। सभी सामाजिक सेक्टरों, संस्थानों के प्रबंधन की शक्ति, स्थानीय योजनाओं, उप योजनाओं पर नियंत्रण। ये 4L था, बस हो गया, इतना ही है 4L। एल के बाद क्या आता है? एम, LM, बस M है और N है, बस, ज्यादा नहीं है। देखिए, एक लाइन में समझा रहा हूं 4M में क्या लिखा है।
राज्य सरकार कोई भी ऐसी शक्ति इन पंचायतों से नहीं छीनेगी जो इनके स्वशासन के लिए जरूरी हो। ठीक, अर्थात इसमें शक्तियों का संरक्षण रखा है ना, जो इनको शक्तियां प्राप्त हैं उनको संरक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रावधान राज्य सरकार नहीं बनाएगी जो स्वायत्त शासन को छीनेगी। ठीक है, एक लाइन में लिख दें तो राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल प्रदत्त शक्तियों का संरक्षण करेगी। बस उस संरक्षण के लिए जो भी उपाय होगा वो करेगी, बस इतना ऐसा है। और 4N अड़ा, ठीक है, इसमें लिखा है राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के परिकल्पना छठी अनुसूची के पैटर्न का लिखे। जिला स्तर पर नहीं, एक मिनट, राज्य सरकार नहीं, राज्य विधानमंडल जिला स्तर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाते समय अनुसूची 6 का पालन करेगा, ऐसा कुछ लिखा है। अनुसूची 6 के पैटर्न का पालन करेगा, अर्थात अनुसूची 6 में जो जिला स्तर की जिला पंचायतों से संबंधित कुछ पैटर्न दिए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं करेगा, उनका पालन करेगा, ये लिखा है एन में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस धारा 4 समाप्त। धारा 5 एक लाइन में, कुल 5 धाराएं थी और ये पांचों धाराएं हो गई। विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस स्टेटमेंट बस ना दे, नहीं पूछेगा। विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बने रहना। ये कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के लागू होने तक जो पंचायतें पहले से बनी हुई हैं वो बनी रहेंगी। ठीक है, वो बनी रहेंगी, इसके अलावा इसमें और कोई मतलब नहीं है। हाँ, हाँ, कब तक बनी रहेगी? जब तक, देखिए, यह अधिनियम जब लागू हो रहा है, इस अधिनियम के लागू होने तक इसके पहले से चली आ रही जो विधियां हैं, जो पंचायतें हैं, वो बनी रहेंगी। कब तक? इस अधिनियम को राष्ट्रपति की, क्योंकि एकाएक उन्मूलन हो नहीं जाएगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति के 1 साल बाद तक बनी रह सकती हैं। 1 साल तक, बस यही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कभी कि पेशा अधिनियम के कब तक बना रहेगा, तो यही मतलब है इसमें, तब तक जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति के 1 साल तक नहीं बीत जाता, तब तक यथावत वो बनी रहेंगी। हो गया, पेशा अधिनियम हो गया। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताएं, ना डाउट हो तो अगली क्लास करें। ये देखिए, ये पेशा से प्रश्न है।
ठीक, यदि आप इस ग्रुप में नहीं है तो जुड़ जाइए। और पेशा, ये गौवंश से प्रश्न थे, पेशा वाले प्रश्न कल ही डाले हैं। अब आइए थोड़ा प्रश्न करा देते हैं आप लोग को जल्दी से। ये वाला प्रश्न आया हुआ था, देखिए इधर दिख रहा है क्या स्क्रीन पे आप लोग को? नहीं दिख रहा होगा तो पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। लिखा है, पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, यहाँ पे जनजाति लिखना था मुझे, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। ठीक, और इसका सही आंसर है स्थानों की कुल संख्या से आधे से कम नहीं होगा। अभी हम लोग पढ़े 50%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यही प्रश्न कल आया हुआ था। और ये कौन सी धारा में लिखा है? धारा जी में, है ना, 4 के जी में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न, पेशा एक्ट 1996 का उद्देश्य क्या है? संविधान के भाग 9 का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार है। संविधान की अनुसूची 3 एवं 4 का विस्तार करना है क्या? ये पंचायती राज व्यवस्था को सीमित करना है क्या? ये नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये देखिए ऐसे होता है, ठीक है ना। इसको आप करिएगा, अब सब बन जाएगा। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाह रहा था। अब मिलते हैं अगली क्लास में, हिस्ट्री पढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, अरे कल हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके आगे का एक्ट है ना, इसके बाद एक एक्ट और बचेगा।